नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लगभग सारी टाइप्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कर चुके हैं। जो एक बचता है वो है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव। हम इसको लिखते ओजी हैं पर स्पेल हम इसको ओजाइव करते हैं। स्पेल हम मतलब ओजी करते हैं पर प्रोनाउंस जो है हम इसको ओजाइव करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहलाता है। तो हम इसमें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करते हैं। ये ग्राफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि डाटा वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को हम वर्टिकल प्लेन पे लिखते हैं। वर्टिकल एक्सिस जो है वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहाँ पे जो भी डाटा वैल्यूज़ हैं उनको हम लिखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम एक बार पहले शुरुआत में अपनी क्लास में बात कर चुके हैं। सभी प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज का जोड़ है, सम है अप टू द करंट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उससे पहले आने वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का जोड़ जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो किसी भी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को हम लगाते हैं हर एक क्लास इंटरवल में और इस तरह से हम जो है वो ओजाइव बनाते हैं। तो ज़्यादातर स्टैटिस्टिशियन जो है वो ओजाइव कर्व को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा का करने के लिए, पिक्चर की फॉर्म में डाटा को दिखाने के लिए, चित्र की फॉर्म में डाटा को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक या उससे पहले तक आई है, पर्टिकुलर वैल्यू तक या उससे पहले तक, उसका जो है वैल्यू को दिखाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या जो ये भी फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों तरह के डाटा को दिखाने के लिए ये ओजाइव ग्राफ जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और ये थोड़ा आई कैचिंग हो जाता है, अपीलिंग हो जाता है आइज़ के लिए टेबुलेटेड डाटा के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा जो है आसानी से समझ में आता है। कंपैरेटिव स्टडी दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें करनी हो तो उसमें भी ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल है। और जो है शेप और पैटर्न दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उनको हम इससे आसानी से रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से संबंध जो है हम आसानी से इससे दिखा सकते हैं। ओजाइव्स के बनाने के दो मेथड हैं, एक कहलाता है लेस देन ओजाइव और दूसरा कहलाता है मोर देन या ग्रेटर देन ओजाइव। मतलब कम वाला ओजाइव और इससे कम, पर्टिकुलर वैल्यू से कम और पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा, लेस देन एंड मोर देन ओजाइव की फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। तो ये एक ग्राफ यहाँ आपके सामने शो किया जा रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही तरह का ओजाइव कर्व यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि एस एक्सिस पे हम जो है वो जो भी वैल्यू है, जो भी डाटा है उसको लेते हैं, क्लास इंटरवल्स को लेते हैं एक तरह से, और वाई एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देते हैं। तो जो राइजिंग कर्व है जो पिंक कलर का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो लेस देन ओजाइव को दिखाता है, क्योंकि ज़ीरो लेस देन जीरो हमेशा ज़ीरो ही वैल्यू होगी और उसके बाद जो है एक एक करके थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती चली जाएगी। तो जो कर्व बनेगा वो राइजिंग स्टाइल में बनेगा, जीरो से सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट होगा और बढ़ता जाएगा। और मोर देन फॉर्मेट जो है जीरो से तो लगभग सारी ही फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी, तो वो ऊपर से शुरू होगा और यहाँ पे पर्पल कलर का एक फॉलिंग कर्व आपको दिखाई दे रहा है। तो जो वैल्यू है मोर देन की वो ज़ीरो के नज़दीक सबसे हाईएस्ट होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स होती जाएगी और जो लास्ट वैल्यू आपकी आएगी, लास्ट क्लास इंटरवल आएगा, वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसीज ज़ीरो हो जाएगी। तो मोर देन कर्व जो है वो फॉलिंग कर्व के रूप में दिखाई देता है, जो यहाँ पिंक कलर का, पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी। और जो लेस देन कर्व है वो राइजिंग कर्व के रूप में दिखाई देता है, जो यहाँ पे पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो लेस देन ओजाइव जो है उसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सारी प्रीसीडिंग क्लास की ऐड करते चलेंगे टू दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। उस पर्टिकुलर क्लास से पहले वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करते चलेंगे। इस सीरीज़ को हम लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ कहते हैं एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग द फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी टू द सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी एंड देन टू द थर्ड क्लास फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। इस तरह से एक के बाद एक हम जो है ऐड करते चलते हैं और डाउनवर्ड जो क्यूमुलेशन जो है वो लेस देन सीरीज़ को, क्यूमुलेटिव लेस देन सीरीज़ को वो बनाता है।
अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इस चीज़ को मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और ग्रेटर देन और मोर देन जो है वहाँ क्या होता है कि सक्सीडिंग क्लास की आगे आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करते हुए चलेंगे, और इस तरह से जो सीरीज़ जो है वो मोर देन और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ की फॉर्म में बनेगी। इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट क्लास को, मतलब पहले जो बीत गई है क्लास उसको हम माइनस करते हुए चलेंगे, फिर सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी को करेंगे टोटल में से, और फिर थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी को करेंगे टोटल में से। तो हम टोटल में से एक एक क्लास की वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हुए चलेंगे, और यहाँ जो आएगा वो हमें अपवर्ड क्यूमुलेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये हम इसको मोर देन क्यूमुलेटिव जो सीरीज़ है या मोर देन क्यूमुलेटिव ओजाइव जो है उसको बनाएंगे। किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो लेस देन ओजाइव जो है उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, मार्क द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, और फिर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर तो वर्टिकल एक्सिस पर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लेंगे, और जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर हम अपर क्लास लिमिट को लेंगे। यहाँ पे हमें दोनों क्लासेस लिमिट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेस देन और मोर देन में हम एक ही क्लास लिमिट को यूज़ करते हुए उसके अकॉर्डिंग मोर देन दिस मोर देन दैट या लेस देन दिस और लेस देन दैट इस तरह से हम दिखाते हैं। फिर हर एक अपर क्लास लिमिट के अगेंस्ट हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पे डॉट लगाएंगे, एंड देन फाइनली उन पॉइंट्स को हम जो हमने डॉट लगाया है, पॉइंट्स लगाए हैं, उनको हम आपस में जोड़ देंगे और एक कंटिन्यूअस कर्व बना लेंगे। सिमिलरली मोर देन या ग्रेटर देन हो जाए कैसे बनाएंगे, वही अगेन ड्रॉ एंड मार्क द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को और वर्टिकल एक्सिस को मार्क कीजिए, ड्रॉ कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे लीजिए, और लोअर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लीजिए। फिर अगेंस्ट द ईच लोअर क्लास लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डॉट लगाइए, देन फाइनली उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए और एक कंटिन्यूअस कर्व बना लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल की तरह के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दैट कंस्ट्रक्ट द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ द ओजाई फॉर द बिलो गिवन डाटा। यहाँ पे हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और फिर उसका ओजाई बनाना है। हमारे पास मार्क्स हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, दैट मीन्स इंक्लूसिव सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो उनके सामने दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसका जो है ओजाई बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मोर देन फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया, हमने मोर देन की फॉर्मेट लिख दिया और लोअर लिमिट को यूज़ किया। मोर देन 1 हम चाहते तो एक मोर देन 0 भी ऊपर रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट 1 है तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मोर देन 1, दूसरे की मोर देन 11 क्योंकि उसकी लोअर लिमिट 11 है। सिमिलरली 21, 31 सबकी लोअर लिमिट्स को हम मोर देन की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्लास की लिखेंगे। तो फर्स्ट क्लास जो थी हमारी 1 से 10, उसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद 8 है, 12 है, 14 है, ये सारी हमने लिखी, और इनका सबका जो सम है, टोटल है, वो है 60। टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी है, जो है वो है, हमने इनको सबको, इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में जोड़ लिया है और इनका सबका जो सम है वो है 60। वो वैल्यू क्या है, 60 है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक क्लास की फ्रीक्वेंसीज़ को, जैसा मैंने कहा था, पहले वाली वैल्यू में पहले वाली क्लास की माइनस कर दीजिए, फिर दूसरी की कर दीजिए, फिर तीसरी की कर दीजिए, वो माइनस करते हुए चलेंगे। तो मोर देन 1 तो हमारे पास सारी ही वैल्यूज़ है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी 60, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, 60। फिर हम जब मोर देन 11 की क्लास में आए तो हमने फ्रीक्वेंसी 3 को माइनस कर दिया, दैन इट इज़ 57। फिर हमने 8 माइनस कर दिए, जो मोर देन जो 11 से 20 वाली क्लास की वैल्यू है, तो हमारे पास आ गया 49। फिर उस तरह से 12 माइनस कर दिए तो 37, फिर 10 माइनस कर दिए, 14 माइनस कर दिए तो 23, फिर 23 में से 10 माइनस कर दिया 13, फिर 6 माइनस किया 7, फिर 5 माइनस किया 2। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी निकाल ली। दिस इज कॉल्ड एज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया। अब हमने क्या किया, प्लॉट करेंगे हम ओजाई। इसके लिए हम वही है कि एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स लिए और वाई एक्सिस पे हमने 10 CF को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को 1 सेंटीमीटर पे लिया। ये हमने यहाँ पे स्केल लिख दिया और जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने यहाँ पे डेवलप कर लिए, बना लिए। हमने मिड पॉइंट्स ले लिए, 71 की जगह हमने 70.5 ले लिया। जो अपर वैल्यू का जो है वो वाला पार्ट जो है, मिड पॉइंट वाला पार्ट हमने ले लिया। और फिर हमने यहाँ पे आप देखिए 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, ये इनकी सबकी
वैल्यूज़ लिख दी और कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ बनाई थी 0.5 के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, वो 60 मैंने लिख दी। 10.5 के साथ उसके आगे वाला वैल्यू जो है वो लिख दिया विच इज़ 57, देन 49, देन 37, इन पे सब पे मैंने डॉट लगा लिया एंड फाइनली 70.5 पे जो केवल 2 बच्चे थे उस पे मैंने डॉट लगा दिया और 80.5 पे तो 0 हो गया। और फिर मैंने इन सारे डॉट्स को आपस में मिला दिया, तो इस प्रकार से मेरे पास ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व सामने आ गया। मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बन गया। तो आई थिंक अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से मोर देन कर्व बनाना अब आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं जिसमें हमारे पास ये मार्क्स हैं और वही फ्रीक्वेंसीज़ है, और अब की बार हम जो है वो यहाँ पे लेस देन कर्व बनाएंगे। तो हमने क्या किया है 0.4 की 0 से 4 की फ्रीक्वेंसी है 4, 4 से 8 की है 6 और 8 से 12 की है 10 और 12 से 16 की 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और इन फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ते हम चल रहे हैं। और पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 4, दूसरी मतलब 8 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 + 6 10 हो गई है। देन 10 जोड़ा तो 20 हो गई है, फिर 8 जोड़ा तो 28। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना ली है। अब हमने क्या किया है अपर क्लास लिमिट को यूज़ किया है, क्योंकि हम लेस देन बना रहे हैं तो लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20 इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यूज़ किया है उसमें लिखा हुआ नहीं है, पर आपको लिखना इस हिसाब से है लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12 और सामने हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो कि हमें दिखाई दे रही है। लेस देन 4 कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4 है। फिर लेस देन 8 कितनी है 10 है। फिर लेस देन 12 कितनी है 20 है। इस तरह से फिर हमने नीचे जो है इनकी वैल्यूज़ को लिख लिया है 4, 8, 12, 16 एंड 20 जो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी लेस अपर क्लास लिमिट जो है वो हमने लिख दिया है इसको शो करने के लिए। लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16 और इधर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया है जो कि 0, 10 वही हमने 1 सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस मानते हुए इस तरफ जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमने लिख दिया है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं 4 के साथ 4, 8 के साथ 10, क्योंकि वैल्यू क्या आई है 8 के साथ लेस देन जो 8 है वहाँ कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10 है, तो 8 और 10। लेस देन 12 कितनी है 20 है, तो 12 एंड 20। फिर 16 कितनी है 28 है और फाइनली 20 से नीचे सारी वैल्यूज़ है जो कि 32 है, तो 20 और 32 कोऑर्डिनेट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे पॉइंट्स लगा लिए और फिर इन सारे पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया है, तो हमारे सामने लेस देन कर्व आ गया है जो कि राइजिंग फॉर्म में। इससे पहले वाला फॉलिंग फॉर्म में कर्व हमें मिला था जो मोर देन वाला, और यहाँ हम जो देख रहे हैं वो राइजिंग फॉर्म में है। हमारे पास जो कर्व आया है वो राइजिंग फॉर्म में, ये देखिए अब फॉलिंग फॉर्म में था और ये जो है ये राइजिंग फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक अब आप मोर देन और लेस देन ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख गए होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ जिसमें हमें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज मतलब लिमिट्स है तो उसके साथ बाउंड्रीज, बिकॉज इंक्लूसिव सीरीज़ है तो हम 0.5 के फॉर्मेट में रख देते हैं जैसे हमने पहले भी किया था, और उनकी फ्रीक्वेंसी सामने दी हुई है। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें एक औजार जो है यहाँ पे बनाना है। इस डाटा को हमें एक औजार में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या करा है इसको हम ये क्लास बाउंड्री जो है ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और ये जो है इस टेम्परेचर के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने अगेन वो लेस देन की फॉर्मेट में इसको लिखा। तो लेस देन 99.5 तो 0 है नेचुरली, वो पहली वैल्यू है हमारे पास। हम शुरू होंगे 104.5 से जो अपर लिमिट है उससे। तो लेस देन 104.5 हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है 2 है जो ऊपर से ले ली हमने। फिर लेस देन 109, 2 में हमने 8 प्लस किया तो 10 आ गई है। और फिर उसके बाद लेस देन 114.5 जो हमने यहाँ से इसकी अपर लिमिट से लिया और उसमें हमारे पास जो है 28 आ गई है क्योंकि 10 और प्लस कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 41, 48, 49 एंड फाइनली जो है 134.5 से नीचे जितनी वैल्यू आई वो आई है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 50 जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इन सबका जोड़ जो है ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो है सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो है 50 है। इसका CF जो है CF बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, मैं आपको बताना भूल गई। तो ये जो है वो वैल्यू है 50, तो वो हमने यहाँ पे रख दी है। ये टेबल हम अपने बना चुके हैं लेस देन की, और अब हम बनाएंगे अगेन वही। हमने नीचे 99.5, 104.5, 109.5 ये सारे टेम्परेचर की वैल्यूज़ रखी और इस तरफ हमने 5 का अंतर रखते हुए फ्रीक्वेंसीज रखी और फिर उनका जो भी वैल्यू थी, जैसे 2 वैल्यू थी तो हमने 2 पे डॉट लगा लिया, उसके बाद 2 के बाद 10 वैल्यू थी तो हमने 10 पे डॉट लगा लिया एंड लाइक दिस। उससे पहले 99.5 के लिए 0 वैल्यू थी तो हमने 0 पे डॉट लगा लिया। ये सारे डॉट्स लगाते गए। 134.5 के सामने हमने 50 पे डॉट लगा लिया
और फिर इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे डॉट्स को आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो लेस देन कर्व बना, और इसी तरह से आप इसका मोर देन कर्व भी बना सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमने आज जो है उचाइव का लेस देन और मोर देन दोनों टाइप्स को हमने यहाँ पे मोर देन मेथड से और लेस देन मेथड से किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का स्मूथ कर्व हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ वैल्यूज़ को रख रहे हैं। तो ये उचाइव बनाना सीखा। और अब आज आपका ये जो चैप्टर है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का वो ख़त्म होता है। मैं आपको डिफरेंट काइंड के जितने भी तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन और ये सारे प्रेजेंटेशंस जो हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। पाई चार्ट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और सारे बार डायग्राम्स के बारे में, और ये सब हम देख चुके हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी आपके ग्रुप पे, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखिए, और आप चाहें तो एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा, आपको वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाने में भी उससे मदद हो जाएगी। तो ये आपका एक चैप्टर जो है वो पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का आज ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।